तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ फेंगची और यानरेन पर चेनफेंग पवेलियन के लोगों ने हमले कर दिए। हालांकि यानरेन अपनी तलवारबाजी की दम पर उन सभी को खत्म कर चुका, जिसके बाद मास्टर जिंग उनके सामने आ गया। ये बंदा अब चेनफेंग पवेलियन के साथ मिल चुका है और इसी ने जाओ फेंगची के कई सारे लोगों को खत्म किया था। तो अपने साथियों का बदला लेने के लिए जाओ फेंगची ने इसके साथ फाइट शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ शाओ अपने झूठे प्यार की कसमें खाकर जियांग को फंसा रहा था ताकि वो जियांशी और जियांग के साथ अपना सफर कंटिन्यू रख पाए, मगर जियांग उसकी चाल समझ चुकी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जाओ फेंगची ने मास्टर जिंग पर अटैक कर दिया था। हालांकि मास्टर जिंग भी कुछ कम नहीं था, वो बड़ी ही तेजी के साथ जाओ फेंगची के अटैक को डॉच करने लगा और अब मास्टर जिंग भी उस पर काउंटर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि जाओ फेंगची उसके सारे हमलों को काउंटर करते हुए उस पर एक जोरदार लात जड़ चुका था, जिससे मास्टर जिंग एक पेड़ पर जाकर पटक जाता है। जाओ फेंगची की इस किक को देखकर तो यानरेन काफी ज्यादा खुश हो गया और अब मास्टर जिंग ने अचानक से वहाँ से भागना शुरू कर दिया तो जाओ फेंगची तुरंत ही उसे फॉलो करने लगते हैं। इधर यानरेन इन दोनों के पीछे था। उसने अपनी डिवाइन एबिलिटीज का यूज करते हुए चेक किया कि मास्टर जिंग तो काफी तेजी से भाग रहा है और फिर काफी दूर आने के बाद वो अचानक से गायब हो गया। यहाँ पर जाओ फेंगची समझ गया कि ये इस बंदे की कोई चाल होगी और उतने में मास्टर जिंग ने उस पर एक स्नेक अटैक कर दिया, जिसके चलते जाओ फेंगची काफी पीछे पुश हो जाता है। और फिर क्या मास्टर जिंग ने एकदम जोश में आकर उस पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर जाओ फेंगची भी उतनी ही तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए उस पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर चुका था, जो कि जमीन को चीरते हुए मास्टर जिंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि मास्टर जिंग समय रहते वहाँ से साइड में हटते हुए जाओ फेंगची के पीछे आ गया, लेकिन यहाँ पर उसका स्नीक अटैक करने का प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो अपनी दोनों फ्लाइंग सोर्ड का यूज करते हुए जाओ पर हमले करने लगा। यहाँ पर जाओ फेंगची उसके हर एक अटैक को अपनी ब्लेड से काउंटर कर रहे थे और फिर जैसे जाओ फेंगची ने उस पर काउंटर स्ट्राइक की, वो बंदा अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है, जिसके चलते वहाँ पर सोड इंटेंट का एक जोरदार क्लैश हो चुका था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ के पेड़ भी कटने लगे। ये सब देखकर यानरेन को इतना तो समझ आ चुका था कि वो इस मुकाबले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जियांशी को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि उसकी सीनियर ने शाओ पर एक जोरदार हमला कर दिया, मगर हमने देखा कि जियांग ने अपनी तलवार को समय रहते रोक लिया था। यहाँ पर शाओ उसकी तरफ देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल कर रहा था, लेकिन उसी वक्त जियांग उस पर एक जोरदार चमाट लगा देती है, जिससे तो बेचारा पलटी खाकर जमीन पर पटक गया। जियांशी उसके पास आकर कहने लगी कि तुम तो मरने का नाटक भी सही ढंग से नहीं कर सकते, देखो तो तुम्हारे चेहरे से वो भद्दी सी स्माइल अभी भी गायब नहीं हो रही। जिस पर शाओ कह रहा था पगली गई कि तू तो अभी तक हम दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। तेरी सीनियर मुझ पर अटैक कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका सीधा मतलब ये होगा कि जियांग को भी मुझसे प्यार हो चुका है। उसकी बातें सुनकर जियांशी को तो दोबारा से उल्टियों जैसा फील होने लगा, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सीनियर की तरफ रवाना हो गई और जियांग से कहती है कि सीनियर अगर आप इस बंदे को हर्ट नहीं करना चाहती तो ये काम आप मुझ पर छोड़ दो। जिस पर जियांग कह रही थी कि ना, इसकी कोई जरूरत नहीं, इस बंदे को हर्ट करके तो बस तुम्हारी सोड ही खराब हो जाएगी। खैर इस बंदे की वजह से हमारा काफी वक्त जाया हो चुका है, तो चलो हमने जल्दी से अपना सफर शुरू करना चाहिए। अब उन दोनों को जाता हुआ देखकर शाओ तुरंत ही उठ गया। वो तो सीधे उनका रास्ता रोक रहा था। वो कहने लगा कि मुझे भी तुम दोनों के साथ जाना है, जो सुनकर जियांशी थोड़ी सी हैरान हो गई। वो कह रही थी कि तुम्हारा भला हमारे सेक्टर में क्या काम। तो जियांशी को बताता है कि तुम्हारी सीनियर को मुझसे प्यार हो चुका है, यानी कि फ्यूचर में हम दोनों डेफिनेटली शादी करेंगे, तो जहाँ मेरी बीवी जाएगी वहाँ पर मुझे भी जाना ही होगा। जिस पर जियांशी कह रही थी कि प्लीज अपनी बकवास बंद करो, हमें जल्द से जल्द बाशान सोड से जाना ही पड़ेगा। हमारे मास्टर को हमारी जरूरत है और तुम्हारी वजह से हमें डिले हो रहा। उतने में ही जियांग शाओ से कहने लगी कि अच्छा तो तुम मेरे साथ आना चाहते हो। अब शाओ से कुछ बोल पाई इससे पहले ही जियांग ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। उससे कहने लगे कि ठीक है तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें होश में आना पड़ेगा। और उतने में ही शाओ वहाँ पर अचानक से ही बेहोश हो गया। अब यहाँ पर जियांशी को लग रहा था कि ये बंदा दोबारा से नौटंकी कर रहा है। अब जियांशी उसे उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे सोल कामिंग इंसेंस की खुशबू आने लगी। दरअसल
जब जियांग ने उसे एक थप्पड़ मारा था उसी वक्त उसने सोल कामिंग इंसेंस का यूज किया। जियांशी उससे कह रही थी कि पता नहीं आपने इस बंदे पर इतनी खतरनाक टेक्निक का यूज क्यों किया होगा। ये टेक्निक तो हमारे बाशान सोर्ड सेक्ट में यूज करना भी अलाउड नहीं है। जिस पर जियांग जवाब देते हुए बताने लगी कि इस बंदे के बैकग्राउंड के बारे में हमें नहीं पता, साथ ही इसकी हरकतें भी काफी ज्यादा अजीब थी और वैसे भी फिलहाल हमारा बाशान सोर्ड सेक्ट बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ऐसे में मैं और मसले खड़े नहीं करना चाहती। यहाँ पर जियांशी को अपनी सीनियर की हरकतें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। जियांग ने कभी भी ऐसा बर्ताव किसी और के साथ नहीं किया था, लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा डेस्परेट है। वहीं दूसरी तरफ यान रेन इन दोनों मास्टर्स की पावरफुल ऑरा से ही बचता जा रहा था। वो कह रहा था कि इन दोनों मास्टर्स की स्किल्स तो गजब की है, पता नहीं इन दोनों में से जीत किसकी होगी। इधर ये दोनों एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे थे, मगर कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर जाओ फिंगची ने मास्टर जिंग पर जितने भी स्लैशेस रिलीज किए वो बंदा उन सारे अटैक को काउंटर कर रहा था और फिर वो जाओ फिंगची के क्लोज स्ट्राइक को ब्लो आउट करते हुए इसे काफी पीछे पुश कर देता है। जाओ फिंगची को पता था कि ये बंदा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए अब वो अपनी सबसे स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करने का डिसीजन लेता है। साथ ही साथ वो यान रेन को बता रहा था कि बच्चे अब मेरे मूव को केयरफुली देखना, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि उस टेक्निक को यूज कैसे करना है। यहाँ पर जाओ फिंगची ने यान रेन को अपनी टेक्निक का नाम नहीं बताया था और अब हम देख पाते हैं कि जाओ फिंगची ने यहाँ पर अपनी सोड इंटेंट को एक्टिवेट कर दिया, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। उससे रिलीज होने वाली पावरफुल एनर्जी के चलते मास्टर जिंग भी पीछे पुश होने लगा। वहीं पर यान रेन जैसे तैसे उस मूव को देखने की कोशिश कर रहा था। साथ ही हम देख पाते हैं कि नेचर में मौजूद सारे फूल, पत्ते, विंड, फायर, थंडर ये सब जाओ फिंगची की तरफ जमा हो रहे, यानी कि यहाँ पर नेचर की एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट हो चुकी थी, जिससे जाओ फिंगची ने अपने मेंटल फोर्स का यूज करते हुए एक इनविजिबल ब्लेड्स में बदल दिया। ये सब देखकर तो यान रेन का मुंह खुला के खुला रह गया। उसे ये जानकर हैरानी हो गई कि ये है मेंटल फोर्स की असली ताकत। उसने भी अपनी मेंटल फोर्स को मास्टर किया है, लेकिन उसने अभी तक उसका यूज नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जिंग को पता था कि जाओ फिंगची की ये टेक्निक उसे मार सकती है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी ब्लेड को जमीन पर पटकते हुए वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड फॉर्म करने लगा और अब जाओ फिंगची का खतरनाक टोर्नेडो बड़ी ही तेजी के साथ आकर मास्टर जिंग की शील्ड पर हिट हो गया। यहाँ पर मास्टर जिंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वो जाओ फिंगची के इस हमले से खुद को बचा पाए। साथ ही जाओ फिंगची भी अपनी बॉडी में मौजूद पूरी इनर फोर्स का यूज कर रहे थे ताकि वो जैसे तैसे इस जिंग का किस्सा खत्म कर पाए। लेकिन उतने में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, जिसमें तीनों के तीनों बुरी तरह से घायल हो गए थे। यहाँ पर यान रेन हैरान होकर जाओ फिंगची से कहने लगा कि पता नहीं मास्टर जिंग ने कौन सी टेक्निक का यूज किया था, आपका इतना भयानक अटैक भी उसे मार नहीं पाया। जिस पर जाओ फिंगची बताने लगे कि मेरे ख्याल से इस बंदे ने टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक का यूज किया है, जो कि हजारों लाखों सालों पहले इस दुनिया से पूरी तरह से वैनिश हो चुकी। उतने में ये नाटा मास्टर जिंग दोबारा से इन दोनों के सामने आ जाता है। वो कह रहा था जाओ फिंगची मानना पड़ेगा तुम तो एक जीनियस हो, इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में नॉलेज होगा। यहाँ पर जाओ फिंगची बता रहे थे कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस टेक्निक को मास्टर करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस टेक्निक को मास्टर करने की वजह से बोन्स हद से ज्यादा कंप्रेस हो जाती है, यानी कि बोन्स अपने आप सिकुड़ जाएगी और फिर हमारा पूरा हड्डियों का ढांचा शैटर होकर वो बंदा मारा जाएगा। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस टेक्निक को मास्टर कैसे कर पाए। साथ ही हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जाओ फिंगची ब्लड की वोमिटिंग कर रहे हैं। उन्होंने जिस मेंटल फोर्स का यूज किया था इससे वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वहीं पर मास्टर जिंग बता रहा था कि मेरी हाइट काफी ज्यादा कम है, पहले तो मुझे ये लगता था कि हेवन ने मुझे शापित किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसी छोटी हाइट की वजह से मैं टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर कर पाया। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को थ्रो करते हुए सीधे जाओ फिंगची पर हमला कर देते हैं। इधर मास्टर जाओ यान रेन से कहने लगे कि तुम जल्दी से दूर हट जाओ, मगर यान रेन ने सीधे जाकर उस बंदे के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। मास्टर जिंग के पावरफुल अटैक को रोकना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये बंदा कल्टीवेशन की हायर लेवल को अचीव कर चुका है। और अगर यान रेन की बात की जाए तो वो इस पाथ का एक नया खिलाड़ी है, मगर वो जैसे तैसे मास्टर जिंग की ब्लेड को उसकी तरफ वापस थ्रो करते हुए नीचे गिर गया। जिसके बाद यान रेन अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा कि ओए नाटे, अब मेरी बात गौर से सुन। मास्टर जाओ फिंगची ने मेरी जान बचाई थी, मैं तो जिंदगी भर उनका एहसान चुका नहीं सकता, इसलिए अगर तू उन्हें मारना चाहता है तो पहला तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। वहीं दूसरी तरफ जाओ फिंगची अपना माथा पीट रहे थे। वो कहते पता नहीं ये बंदा इतना डेस्परेट क्यों हो गया। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जिंग यान रेन से कहने लगा कि बच्चे,
अगर तू जिंदा रहा तो आगे चलकर एक हीरो बनेगा। तेरी बातें सुनकर तो मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही, लेकिन एक बात तो मैं तुझे बताना भूल ही गया। दरअसल जाओ फिंग को मारना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मैं तुझे खत्म करूँ तो मेरे सारे मसले ही हल हो जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी दोनों तलवारों को निकाल कर सीधे यानरेन पर हमला करने जंप लगा चुका। हालांकि जाओ फिंग ने बीच में आकर उसके अटैक को काउंटर कर लिया था, जिसके चलते मास्टर जिंग को पीछे हटना पड़ा। लेकिन वो देखता है कि जाओ फिंग अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका। जिंग कह रहा था कि इस बच्चे में काफी ज्यादा डेडिकेशन है, तो भला तुम बीच में क्यों आ रही हो? वैसे भी चोंगशू टाउन पर जो चेनफिंग पवेलियन ने हमला किया था, तब तुम भी ब्लैक शैडोज की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए थे। वैसे तो तुमने उसी दिन मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी बॉडी में सर्कुलेट होने वाली मेंटल फोर्स ने तुम्हें बचा लिया। मगर किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देती। आज मेरे साथ फाइट करके तुम्हारी सारी ताकत खत्म होने वाली है। बस थोड़ी देर में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। मास्टर जिंग की ये सारी बातें सुनकर यानरेन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसे आज तक पता ही नहीं था कि जाओ फिंग इवल शैडो से स्ट्रक हो चुके हैं। साथ ही साथ उनकी बॉडी में मौजूद इवल पावर अब पूरी तरह से उन पर हावी होने लगी। यहाँ पर जाओ फिंग अपनी इवल पावर को सप्रेस करने के लिए अपनी इनर फोर्स का यूज करते हैं। हालांकि उनकी बॉडी में सफिशिएंट इनर फोर्स न होने की वजह से वो वहीं पर गिर चुके थे। जो देख यानरेन तुरंत ही उन्हें संभालने लगा। उतने में ही मास्टर जिंग जाओ फिंग से कहता है कि हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, बस फर्क हमारी सोच में है। मैं तो हमेशा जीतने वालों का साथ देता हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम भी यही करो। अभी चुपचाप से मेरे सामने सरेंडर करके मेरा पालतू कुत्ता बन जाओ। जिस पर यानरेन कह रहा था कि हम तुम्हारे जैसे पालतू कुत्ते नहीं, तुमने तो चेनफिंग पवेलियन के डर के मारे ही अपना ईमान बेच दिया। जिसके बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा मास्टर जिंग पर छलांग लगा चुका था। हालांकि वो बंदा बड़ी ही तेजी के साथ उसके अटैक को काउंटर करते हुए यानरेन को पीछे पुश कर देता है। हालांकि यानरेन दोबारा से वापस आ चुका था। वो बड़ी ही तेजी के साथ इस बंदे पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। उसकी बेहतरीन तलवारबाजी के सामने मास्टर जिंग भी थोड़ा सा फीका पड़ गया। मगर जैसे ही यानरेन ने उस पर अपना फाइनल अटैक हिट करने की कोशिश की, वो बंदा तुरंत ही हवा में जंप लगा चुका। जिसके बाद वो अपना पावरफुल अटैक रिलीज करते हुए यानरेन को पीछे ढकेल देता है। जो देखते साथ ही यानरेन ने भी उस पर एक काउंटर स्लैश रिलीज कर दिया। लेकिन मास्टर जिंग के लिए उसके अटैक को रोकना काफी ज्यादा आसान था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यानरेन का सोड इंटेंट काफी तेजी से बढ़ने लगा है। उसने हवा में जंप लगाते हुए मास्टर जिंग पर एक फाइनल अटैक रिलीज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा भयानक है कि एक सेकंड के लिए मास्टर जिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। हालांकि इस बंदे के पास टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक होने की वजह से इसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने यानरेन के इस हेवी सोड के अटैक को भी काफी आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद उन दोनों में दोबारा से मुकाबला शुरू हो चुका। यहाँ पर मास्टर जिंग ने यानरेन पर काफी सारे अटैक कर दिए थे, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया। और अब मास्टर जिंग उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि तू तो एक मामूली सा लकड़हारा है, मगर फिर भी तू अपने सोड इंटेंट को अवेकन कर पाया। सच बताओ तो मुझे इम्प्रेस करना बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन तूने वो काम कर दिखाया। भले ही तू एक जीनियस होगा, लेकिन मेरा मुकाबला करना ना, वो तेरे बस की बात नहीं। उसके लिए तुझे कई साल इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि यानरेन दोबारा से उठ चुका था। वो कहने लगा कि किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, इसका फैसला होना अभी बाकी है, इसलिए तू भी इतनी जल्दी से खुशियां मत मना। और अब यानरेन अपनी सोड को बड़े ही स्टाइल के साथ घुमाते हुए वहाँ पर सोड इंटेंट का एक बहुत ही खतरनाक टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। साथ ही उसने अपनी सोड का यूज करते हुए मास्टर जिंग को काफी पीछे पुश कर दिया और फिर वो हवा में छलांग लगाते हुए सीधे उस पर कूद चुका था। यहाँ पर मास्टर जिंग अपनी तलवारों का यूज करते हुए यानरेन के अटैक को काउंटर करने लगा। वो कह रहा था, बच्चे तुझे ऐसा लगता है कि तू काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो तेरे जर्नी की शुरुआत हुई थी और आज मैं इसे खत्म करूंगा। जिसके बाद वो यानरेन को काफी पीछे ढकेल देता है। मेरे ही हाथों तेरी मौत लिखी है, इसलिए चुपचाप से अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर। यहाँ पर वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे यानरेन के साथ भिड़ चुका था। वहीं पर यानरेन अपनी तलवार का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगा। यहाँ पर यानरेन के लिए मास्टर जिंग की इस गजब की पावर को हैंडल करना मुश्किल हो चुका और जाओ फिंग इतने घायल थे कि वो यानरेन की कोई मदद नहीं कर पाते। और तभी एक बंदा उनके पास से काफी तेजी से गुजर गया। उसने तो सीधे जाकर मास्टर जिंग पर पीछे से अटैक कर दिया था। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि यानरेन के मुंह पर जिंग के खून के चींटे उड़ने लगे। ये नजारा देखकर तो जाओ फिंग और यानरेन काफी ज्यादा हैरान थे और उतने में मास्टर जिंग नीचे गिर गया।
वो कह रहा था कि मेरा काम अभी अधूरा है, मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता। लेकिन फाइनली जिंग का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें बाशान सोर्ड सेक्ट दिखाया गया, जहाँ पर जियांशी जियांग के साथ एक लंबा सफर तय करके पहुंच चुकी थी। हालांकि उसने नोटिस किया कि उसका फैक्शन काफी ज्यादा खामोश है, वहाँ पर उन्हें एक भी डिसाइपल नजर नहीं आ रहा था। तो जियांशी कंफ्यूज होकर जियांग से कहने लगी कि पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जियांग को काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा, इसलिए वो फटाफट से जाकर जियांशी का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर जियांशी कंफ्यूज थी कि आखिर उसकी सिस्टर करना क्या चाह रही, इसलिए वो जियांग से पूछने लगी कि आप एग्जैक्टली मुझे कहाँ ले जा रही हो। तो जियांग उसे बताती है कि हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, हमें जल्दी से इस माउंटेन से निकलना होगा। जिस पर जियांशी कह रही थी कि हम एक लंबा सफर तय करके यहाँ पहुँच पाए और अब तो आप मुझे मास्टर से मिलने भी नहीं दे रही हो। तो जियांग उसे इमोशनल होकर बताने लगी कि हमारी मास्टर तो ऑलरेडी मर चुकी है। अब ये सुनकर जियांशी ने तुरंत ही उसका हाथ झटक दिया। वो जियांग से गुस्से में पूछ रही थी कि जल्दी बताओ मास्टर के साथ क्या हुआ। तो जियांग कहने लगी कि तुम माउंटेन से नीचे चलो और फिर मैं सब कुछ बता दूंगी, हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। और उतने में उन दोनों को हुआ की आवाज आई। वो कह रहा था कि तुम लोग इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आई हो तो मेरा फर्ज बनता है मैं तुम दोनों का वेलकम करूँ। जियांशी तो इस बंदे को अपने सेक्ट में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वहीं पर जियांग अपनी सोर्ड को ड्रॉ करते हुए उससे पूछ रही थी कि बताओ हमारे दूसरे डिसाइपल कहाँ पर है। जिस पर हुआ कह रहा था माफ करना मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम जियांशी को यहाँ लेकर आओ तो मैं तुम्हारे सभी डिसाइपल को जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन फिर कल रात मैंने शराब कुछ ज्यादा पी ली, जिसके बाद मैं अचानक से एक्साइटेड होकर इन सभी को खत्म कर चुका। और फिर वो हॉल का डोर ओपन करते हुए इन्हें लाशों का ढेर दिखा देता है। इस बंदे ने पूरे के पूरे बाशान सोर्ड सेक्ट का खात्मा किया था। ये नजारा देखकर तो जियांग के होश ही उड़ गए और वहीं पर जियांशी को बहुत बड़ा सदमा लग गया। उसकी सीनियर उसका सौदा करने जा रही थी, लेकिन ये सब उसने इसलिए किया ताकि वो अपने बाशान सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन उसने बस एक गलत बंदे पर भरोसा किया था। हुआ कभी किसी पर कोई रहम नहीं दिखाता। अब यहाँ पर जियांग रोते हुए जियांशी से माफी मांगने लगी। वो ना ही अपने डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट कर पाई और ना ही अपनी मास्टर को। साथ ही साथ अब जियांशी की जान भी उसी की वजह से खतरे में थी। उसे रोता हुआ देखकर तो हुआ को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तभी जियांशी जियांग से कहने लगी कि अब ये सब कुछ हो ही चुका है तो माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ बाशान सोर्ड सेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, भले ही आप उसमें नाकाम हो गई, लेकिन इस बंदे को खत्म करके हम अपने सेक्ट को इंसाफ दिला सकते हैं। जिसके बाद जियांशी अपनी सोर्ड को रेज करते हुए हुआ से कहने लगी कि आज पुराने और नए सारे हिसाब चुकते हो जाएंगे। जिस पर हुआ कह रहा था वाह मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आया, तुम तो अपनी सीनियर से भी गजब की हो। इसने तो तुरंत ही मेरे सामने सरेंडर किया था। जिसके बाद हुआ तुरंत ही जियांग को खत्म करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन जियांशी ने बीच में आकर उसके अटैक को काउंटर करते हुए इसे काफी पीछे पुश कर दिया था। हुआ जियांशी से इम्प्रेस होकर कहने लगा कि तुमने इतनी कम एज में जुजाओ सोर्ड टेक्निक को मास्टर किया है और वो भी उसकी हाईएस्ट लेवल पर। तुम तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बाशान सोर्ड सेक्ट को छोड़कर मेरे साथ चलो। चेनफिंग पवेलियन में तुम्हें काफी अच्छी पोजीशन मिलेगी। हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। तो जवाब के तौर पर जियांशी ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए। जियांशी का स्पीड इतना ज्यादा तेज था कि हुआ जैसे तैसे उसके अटैक से खुद को बचाने लगा और अब यहाँ पर हुआ ने भी फाइट बैक करना शुरू कर दी थी। मगर जियांशी की जुजाओ सोर्ड टेक्निक के सामने वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। हालांकि वो एक मंझा हुआ खिलाड़ी है, इसलिए उसने समय रहते जियांशी के अटैक को काउंटर कर लिया था। लेकिन तब तक जियांशी ने उस पर अपने सोर्ड लोटस रिलीज कर दिए। जियांशी के इस लोटस अटैक की वजह से वो बंदा सीधे घुटनों पर आ चुका था। यहाँ पर जियांशी जियांग से कह रही थी कि सीनियर अब आप यहाँ पर कमजोर नहीं पड़ सकती। इस बंदे ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है तो इसे पनिश करना लाजमी होगा। उसकी बातें सुनते ही जियांग ने भी अपनी सोर्ड को ड्रॉ कर लिया। वो कह रही थी कि इसी ने हमारे सभी साथियों को मार दिया है तो आज ये बंदा मेरे ही हाथों खत्म हो जाएगा। तभी जाकर मुझे मेरे सभी गुनाहों की माफी मिलेगी। मैं हमारे बाशान सोर्ड सेक्ट को जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।